नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एनहांस करने का सिलसिला चलिए शुरू करते हैं। आज अम्बाला डिवीज़न के द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है और स्टार्ट करने से पहले मिस्टर सुशील कुमार, मिस्टर खान और पवन मेहरा जी हैं, साथ ही वासिफ अली जी भी हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है कि उनको इस वीडियो से काफ़ी इस तरह की वीडियो को सॉल्व करने के बाद इनके पास काफ़ी नॉलेज एनहांस हुआ है और इस पेपर को उन्होंने दिया है। तो हम उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट करेंगे कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। अगर इस तरह की वीडियो से उनको लाभ हुआ है और उन्होंने अपनी नॉलेज को एनहांस करके इस लेवल तक ला लिए हैं कि हम स्टाफ एंड वेलफेयर एग्ज़ाम जो कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक का पद है उसको हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, उन्होंने हमारे साथ और आपके लिए ये पेपर भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इंस्ट्रक्शन देख ही रहे हैं आप, और इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी होता है हर बार की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स मिनिमम सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनल पीएफ विड्रॉल फॉर हाउस रिपेयरिंग? ऑप्शन ए 8 ईयर्स, बी 9 ईयर्स, सी 10 ईयर्स, डी नन ऑफ दिस। मकान मरम्मत के लिए पीएफ की अंतिम निकासी के लिए रेल सेवा में कम से कम कितनी सर्विस होनी चाहिए? ठीक है, 8 साल, 9 साल, 10 साल और इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर इसे देखेंगे फाइनल विड्रॉल, ठीक है, तो ये 15 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन आरबी नंबर 47/2017, ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। अब ये जो पॉइंट है 15 ईयर्स, ये मैंने किसी और वीडियो में भी जिक्र किया था और इस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ था। फिर हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ऑप्शन सी के साथ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एन एम्प्लॉय हैज़ गॉन आउट of headquarter for training for 29 days in a month. Is that month he will get transport allowance? Okay, option A है 30%, B 70% and C is 100% and D is none of these. अब यहाँ पे जो सवाल है उसके अनुसार है, कर्मचारी माह में 29 दिन प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर गया, उस माह में उसको परिवहन भत्ता मिलेगा कि नहीं? अगर वो एक दिन भी प्रेजेंट है तो उसको 100% परिवहन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही हमारा होगा 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द रेलवे एम्प्लॉय हु हैज अंडरगोन स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, he will get discount on interest rate on house building advance on the tune of, ठीक है, ऑप्शन ए है 0.6%, बी 0.5% एंड सी इज 1.5 एंड डी इज नन ऑफ दिस। ऐसे रेल कर्मचारी जिसने वाद्यकरण ऑपरेशन करवाया है उसे भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर में छूट दी जाती है। एक्चुअली ये 0.5% दिया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ बोनस to running staff, how much percentage of running allowance is counted? रनिंग स्टाफ को बोनस भुगतान हेतु रनिंग अलाउंस में कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है?
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0%, उसमें गणना नहीं की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच रूल द इनिशियल सब्सटेंटिव पे इज फिक्स्ड। किस नियम के तहत मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1313 FR 22 इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फैमिली पेंशन स्टार्टेड इन द ईयर। किस साल पारिवारिक पेंशन शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1974, बी 1984, सी 1964 एंड डी इज 1954। द राइट आंसर इज सी 1964। ये किया गया था 1/1/1964 से। ठीक है। और इसका मिनिमम जो रेट ऑफ पेंशन है वो 9,000 होगा। ठीक है, प्लस डीआर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाउ मेनी पीटीओज एन ऑफिसर इज एंटाइटल्ड इन ईयर। अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में पीटीओ की देय संख्या होगी, तो ये 4 कंप्लीट सेट होंगे। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच अमाउंट अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम विल बी पेड टू ए ग्रुप ए रेलवे एम्प्लॉय हु डाइज इन हार्नेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यही सही होगा यहाँ पे। ठीक है, 1,20,000 रुपये। ये जो स्कीम है ये नोटिफाइड हुआ था, ये स्कीम नोटिफाइड हुआ था 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, 1980 को हुआ था और जनवरी 1 यहाँ पे लिखते हैं 1 जनवरी 1982 से इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, तो ऐसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर द डेथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन हार्नेस द बेसिक फैमिली पेंशन सेंक्शन वाज ₹35,000 per month. The maximum commuted account payable will be. अब इस क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो आप तुरंत ही इसका कैलकुलेशन करने लगेंगे। एक रेलवे कर्मचारी की रेल सेवा के दौरान मृत्यु के पश्चात आश्रित को मूल पारिवारिक वेतन पारिवारिक पेंशन ₹35,000 प्रति माह स्वीकृत हुआ। इन्हें पेंशन कंप्यूटेशन की अधिकतम देय राशि क्या होगी? अब इसमें आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये 30% जो होता है ये यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि ये अगर 30% है तो उस पर कितना होगा और फिर उसका क्वांटम क्या होगा, उसको करने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको नहीं दिया जाएगा, दे नहीं होगा। ठीक है, तो उनको दे नहीं होगा, इसलिए कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नॉमिनेशन ऑफ ए नॉमिनी अंडर एनपीएस इज नेसेसरी। हाँ भाई, ये नेसेसरी है और ये आप कर सकते हैं। अधिकतम 3 लोगों का आप वो कर सकते हैं, नॉमिनीज बना सकते हैं। यू कैन अपॉइंटेड अंडर 3 nominees फॉर योर एनपीएस टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट। और जो पहले से सब्सक्राइबर होते हैं वो फॉर्म नंबर S2 का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे नॉमिनीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय? ए मैरिज डॉटर,
B. Step brother below 18 years of the age, and D. C is under married sister, and D is none of these. तो यहाँ पे जो है ये मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ता हूँ कि फर्स्ट में कौन आएगा, तो आपको ये समझ में आ गया। वैसे इसका आंसर सी होगा, अनमैरिड सिस्टर। ठीक है, अनमैरिड सिस्टर होगा। ठीक है, पहला नंबर पे है मदर इंक्लूडिंग ए डाइवोर्स मदर, पहला जो आएंगे ये फैमिली मेंबर्स में। ठीक है, दूसरा है अनमैरिड और ए विडो सिस्टर, जो फर्स्ट सेकंड नंबर पे आएगा। तो अमंग द फॉलोइंग लिखा है, इसलिए नन ऑफ दिस का ऑप्शन आप पहले से ही काट दें। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि निम्न में से छांटना हो तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन छांट दे, तो ये तीन में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो आपको जैसे कि मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे एलिमिनेट फर्स्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आपके पास बच जाएंगे तीन ऑप्शन, तो आपको इनके ऊपर फोकस करने का टाइम मिलेगा। तो मैंने बताया कि जो नंबर 1 पे आएगा वो मदर इंक्लूडिंग ए डाइवोर्स मदर, नंबर 2 पे आएगा अनमैरिड और ए विडो सिस्टर, नंबर 3 पे आएगा ब्रदर और स्टेप ब्रदर अंडर 21 ईयर ऑफ द एज प्रोवाइडेड हिज रेसिडेंस विद द होली डिपेंडेंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट, और नंबर 4 पे आएगा इनवैलिड ब्रदर ऑफ एनी एज। तो इस तरह और भी हैं, तो मैं यहाँ पे टॉप 4 को मैंने डिसाइड किया कि आपसे डिस्कस किया जाए। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा अनमैरिड सिस्टर होगा। अगर ये विडो सिस्टर भी होता है तो नंबर 1 पे हो जाता है, क्योंकि मदर का यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सर्विस ग्रेजुटी इज पेड टू दोज एम्प्लॉय हु क्वालिफाइंग सर्विसेज लेस देन 10 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेस देन 10 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टीए पेड टू मेडिकली रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉय इज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे है, ऑन नॉर्मल रेट, क्योंकि जब डिकेटेगराइज मेडिकल स्टाफ को एब्जॉर्व किया जाता है तो किसी को क्लर्क में किया जाता है, किसी को कमर्शियल क्लर्क या दूसरे और भी पोस्ट हैं। जैसे अगर कोई गैंगमैन है और क्वालिफाइड होने के बाद भी उनको अगर 1800 पे ग्रेड में है तो 1900 पे ग्रेड नहीं दिया जाता, तो 1800 पे ग्रेड में उनको ऑफिस में प्यून वगैरह बना दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। डिकेटेगराइज होने के बाद जैसे गार्ड है तो उनको जेनेटर के पोस्ट दिए जाते हैं, जो आरपीएफ वाले होते हैं उनको क्लर्क के भी पोस्ट दिए जाते हैं, या फिर जेनेटर के पोस्ट में भी एब्जॉर्ब किया जाता है। अलग अलग पोस्ट होते हैं जो मेडिकली स्टैंडर्ड होते हैं, उसके हिसाब से डिफाइन होते हैं। तो उनको ऐसा नहीं कि टीए आपको डबल मिलेगा, क्योंकि वो डिसाइड होता है जो मेडिकल फिटनेस है, जैसे 40% का डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उनको डबल मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मेडिकली डिकेटेगराइज्ड एम्प्लॉय के लिए है वो ऑन नॉर्मल रेट ही उनको टीए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अबाउट द सेफगार्ड ऑफ एससी एंड एसटी, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो आर्टिकल 333 जो है यहाँ पे सेफ गार्ड की व्यवस्था करता है, वहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में जिक्र इसके अंदर किया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ये इस तरह के सवाल आगे पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल ट्रेडिशनली नहीं है, परंपरागत क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा हट के है, तो उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। ये है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इज लोकेटेड एट, तो ये जो है ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डायरेक्ट कोटा परसेंटेज इन ए कैटेगरी ऑफ स्टाफ नर्सेज। तो ये 100% होता है, स्टाफ नर्स की जो नियुक्ति होती है वो 100% डायरेक्ट कोटा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन रेलवे रिक्रूटमेंट इज। तो उनको डिफेंस सर्विस प्लस 3 इयर्स का छूट उनको दिया जाता है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रुप सी के लिए उनका 10% रिजर्वेशन होता है, ठीक है, और डी के लिए जो है वो 20% है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1905 में इसका स्थापना किया गया था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने एक वीडियो बनाया है एपीयू की तैयारी के लिए, जिसमें जिक्र किया है कि वो आप कुछ क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट ही आप याद करें, उसमें आप बिल्कुल भी दिमाग न लगाएं। इसी तरह ये क्वेश्चन है 18 नंबर का, रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हैं, जैसे ये सेफ गार्ड वाला भी है, इस तरह का ही एक क्वेश्चन है। डायरेक्ट ही आपको याद करने की ज़रूरत है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कहीं पे, ये फैमिली पेंशन को भी आप डायरेक्ट याद करें कि भाई 1 जनवरी 1 जनवरी 1964 से ये किया गया था। ये भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम उस वीडियो के अंदर जो जिक्र किया है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जल्दी ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आ गए। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पोस्ट आर टू बी फिल्ड अप in level 1 in workshop by transfer of gangman, store and store class C and सफाई वाला। तो ये 10% है एक्चुअली, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका 10% है, और एज जो होगा वो मेरे ख्याल से 40 ईयर्स है, तो वो एक देखने जैसा है। इसके बारे में मैं किसी वीडियो के अंदर जिक्र करूँगा, ठीक है। 40 ईयर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज क्लासिफाइड एज अंडर सेक्शन 130D, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो है इंटेंसिव का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर 113B मतलब 130B का जिक्र हो तो एसेंशियल ड्यूटी का जिक्र किया गया है, और अगर कंटिन्यूअस के लिए है तो ये ऑप्शन 130A के लिए है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये आपको याद हो तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। सेक्शन 130 के अंदर A, B, D के बारे में जिक्र किया है, और ये तीनों ऑप्शन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आ गए। द मीनिंग ऑफ लॉग ऑन इज ड्यूटी फॉर मोर देन 12 आवर इज इम्प्लाई ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो कह रहा है कि 21 नंबर कि कर्मचारी के लिए लॉग ऑन का तात्पर्य 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी है। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है ना, EI, ठीक है, एसेंशियल इंटरमिटेंट जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, द ड्यूटी ऑफ 7 आवर्स विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी ऑफ 8 आवर्स इफ द हाउस ऑफ द एम्प्लॉय इज मोर देन 1.6 किलोमीटर अवे फ्रॉम वर्क प्लेस। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चनों को आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये टर्म एंड कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन है, तो आपको याद ही कर लेना चाहिए। मैं आपको जोर दे के कहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चनों को आपको याद ही कर लेना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काम के स्थान से आवास 1.6 किलोमीटर से अधिक हो तो 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे की समान ड्यूटी माना जाएगा, ये नियम ही है ना, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द टाइम लिमिट फॉर अपील अगेंस्ट द गिवन क्लासिफिकेशन अंडर HOER इज। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 90 डेज है, ठीक है, ये 90 डेज द राइट आंसर। दिए गए वर्गीकरण के विरुद्ध अपील किए जाने की समय सीमा क्या है, तो 90 दिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आ गए हैं, सॉरी। Who among the following declares a railway employee as a supervisor? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करता है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। रेल मंत्रालय के को पर्यवेक्षण कौन घोषित करता है? एक्चुअली आपके माइंड में आएगा कि इसे रेलवे मिनिस्ट्री कर दे, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा लेबर मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर,
ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है, द हेल्थ वर्कर वर्किंग विथ फैमिली प्लानिंग आर क्लासिफाइड एज ए। ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस, बी आई, एंड सी इज इंटेंसिव एंड डी इज एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मेरे ख्याल से होना चाहिए आंसर होगा, और ये एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है। परिवार नियोजन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो अपवर्जित में इनका वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क इन ए वीक इज स्टैंडर्ड अंडर इंटेंसिव क्लासिफिकेशन? तो 48 आवर्स इज द राइट आंसर। ओके, यही सही आंसर इसका होना चाहिए। मुझे थोड़ा शक है, एक मिनट इसको करेक्ट करते हैं। ये मेरे ख्याल से 42 आवर्स होने चाहिए। इसे करेक्ट किया जाए। सही आंसर 42 आवर्स होंगे, यही सही आंसर होगा, सॉरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, द अथॉरिटी टू अप्रूव एनी चेंज इन HOAR क्लासिफिकेशन इज। तो ये PCPU हो जाते हैं, यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो PCPU होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैक्सिमम कंपनसेट अमाउंट पेएबल अंडर सेक्शन 124 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 इज। तो अभी जो है वो इस क्वेश्चन को हम रोक के रखते हैं। ये लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो ये 50,000 मेरे ख्याल से था, और मुझे ये ध्यान नहीं है कि इसमें कितने चेंजेस हुए हैं। ये मुझे 20 लाख भी लग रहा है ऑप्शन के अंदर, लेकिन सेक्शन 124 बोला है, ये एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं उसके लिए है, तो उस हिसाब से ये नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। अगर किसी के पास अच्छी जानकारी है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ क्रीचे फैसिलिटी इन ए फैक्ट्री द मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज शुड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ ग्रीवांस इन निवारण पोर्टल इज। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 31, लॉकआउट इन ए फैक्ट्री इज डन बाय। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर होगा। ठीक है। स्ट्राइक इज डन बाय, तो ये हो जाएगा। ठीक है। एम्प्लॉय होता है, स्ट्राइक करते हैं, और एम्प्लॉयर जो है वो लॉकआउट करते हैं। ये एक्चुअली टेम्पररी एक प्रोसेस है। लॉकआउट मीन्स टेम्पररी shutdown of a factory by the employer but not winding up of the factory permanently। तो एक प्रोसीजर है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 33 पे आ गए हैं, द मिनिमम डेज नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन बिफोर गोइंग ऑन ए स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो ये 2 वीक्स होते हैं, जनरली 6 सप्ताह का दिया जाता है, लेकिन अगर मिनिमम जब पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 2 वीक्स इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 33 पे आ गए हैं, व्हेन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए वेलफेयर ऑफिसर इज मैंडेटरी इन ए फैक्ट्री। तो इसमें ऐसा है कि अगर 500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो उसके अंदर एक रूल है जिसके तहत इनको अपॉइंट करना पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इफ द एम्प्लॉइज आर 500 और मोर। ठीक है। इसका सेक्शन है मेरे ख्याल से 49। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एम्प्लॉय मोर देन 500 वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय ए वेलफेयर ऑफिसर इज द राइट आंसर। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 34, हु अपॉइंट्स ए वेलफेयर इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्री एक्ट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, और ये कुछ एग्जामों के अंदर इसका जिक्र किया गया था, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 35 पे आ गए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट
के लिए चूज द करेक्ट ईयर। तो इंडिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का है, और इसके अंदर ऐसा था कि इनेक्टेड इन 11 मार्च 1947 एंड द कम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1947 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस हिसाब से हमारा आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 पे आ गए। हाउ मेनी डेज लीव नॉट ड्यू कैन बी सैंक्शन टू ए रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस कैरियर। तो ये 360 दिन होता है और एक बार में 90 दिन दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह का है। लीव नॉट ड्यू एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी जिक्र मैंने हाउ टू प्रिपेयर एपीयू एग्जामिनेशन, तो एक्चुअली है नाम तो एपीयू एग्जामिनेशन का है, लेकिन जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट में से रिलेटेड जो भी फंडाज हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए हम अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। एट ए टाइम हाउ मेनी मैक्सिमम डेज लीव कैन बी सैंक्शन इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ लीव एडमिसेबल। तो ये 5 इयर्स का एक लिमिट है जिसके तहत सारे तरह के जो हैं लिए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है। अप टू what age limit is guard is eligible to be selected for the promotion to section controller level 6 के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 48 इयर्स। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर जो वही आए हैं जो पहले के वीडियोस में बनाए गए हैं और पूछे गए हैं। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन को आपने ध्यान से सुना है तो ये काफ़ी आपके लिए लाभदायक रहा होगा, बेनिफिट हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 39 है। हु इज कॉम्पिटेंट टू कैंसिल द पैनल गिवन बाय आरआरबी। तो ये जीएम ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और अथॉरिटी के पास पावर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द एनी एडवर्स रिमार्क मस्ट बी गिवन विद इन द 15 डेज आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द एपीआर। तो ये 15 डेज, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 दिन के अंदर करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ एसबीएफ एट डिविजनल लेवल। तो अगर आप आईआरएम वॉल्यूम 1 को अगर आप पढ़ते हैं और चैप्टर जो 8 है उसके अंदर आप करेंगे तो आपको ये नजर आएगा। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीनियर डीपीओ होंगे। ठीक है, और जो पेट्रोन या जो ये होते हैं वो डीआरएम सर होते हैं डिविजनल लेवल पे। मैं आपको एक और बता दूं कि हेडक्वार्टर लेवल पे पीसीपीओ होते हैं। ठीक है, पीसीपीओ सर होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। एज पर रूल 22 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 द कंजम्पशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट is prohibited before how many hours before starting the duty। तो 8 hours is the right answer, option A is the right answer। okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आ गए हैं। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 प्रोहिबिट गिविंग और टेकिंग गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स के लिए ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 जो है वो गिफ्ट से रिलेटेड है। 15A का जो संबंध है वो है सरकारी आवास के को किराएदार के या वो सब मतलब पट्टे पे नहीं देना, कि किसी को उसको नहीं लगाना है। और 18 जो है वो चल अचल संपत्ति जो है वो उसका डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। और रूल नंबर 5 जो है वो आपको पता है राजनीति में भाग लेने से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 11B इज यूज्ड फॉर। तो ये एक्चुअली क्या है, 11 जो है वो माइनर पेनल्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब माइनर पेनल्टी में जो किया जाता है वो चार्जशीट फॉर इनिशिएशन ऑफ माइनर पेनल्टी इन केस वेयर इंक्वायरी इज एसेंशियल। तो उसके लिए 11B दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं हम। 55 या 50 तक सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। द फॉर्म यूज्ड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन इज। तो SF4 जो है वो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है। SF2 इज है ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन। ओके, SF3 सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय, ये हो गया। और SF5 इज ए मेजर पेनल्टी, चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 46 है, द अपील अगेंस्ट पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय डीआरएम लाइज इन। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए डीआरएम सर ये नहीं करते हैं, यहाँ पे ए डीआरएम करते हैं। ठीक है, एडीआरएम सर करते हैं, तो एडीआरएम करते हैं तो ये है। फिर यहाँ पे आपको एचओडी उनके अगेंस्ट जो होते हैं ना वो करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं, क्योंकि अगर डीआरएम सर करते हैं तो फिर यहाँ पे जीएम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन को होल्ड पे डाला हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है और फाइंड आउट करना है। अगर आपको कहीं कुछ अच्छा मिलता है तो आप मुझे बताएं, इसे हम पिन अप करेंगे इस वीडियो के अंदर। Which article of Constitution of India provides that only appointment authority can remove an employee from service? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आर्टिकल 311, मतलब 311(1). ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना वही सही आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 311। आर्टिकल 3(1) कहता है कि नो सिविल सर्वेंट शैल बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी हु अपॉइंटेड हिम। यही सही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हैं। द मिनिमम फैमिली पेंशन इज, तो मैंने अभी पहले बताया था कि ये 9,000 रुपया है। ठीक है, प्लस डियरनेस रिलीफ है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन इज पुट बैक, तो ये 15 इयर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द न्यू पेंशन स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 2004 से। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 31 दिसंबर 2003 से जो भी इससे पहले या इस तारीख तक ज्वाइन किए थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस दिया जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओपीएस और एनपीएस की जो फंडा है उनको आपको क्लियर करके रखना चाहिए। इनसे 1-2 क्वेश्चन जरूर सवाल आते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कुछ और भी बताएं ताकि आगे के एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जिसका जिक्र हम जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर किया गया है, देखेंगे उसके अंदर क्या हमने जिक्र किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, हु इज कॉम्पिटेंट टू रिलैक्स मिनिमम एज बाय मोर देन 1 ईयर इन सीजीए अपॉइंटमेंट, यानी कि कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। तो इसके लिए जो है वो आपको आएगा, मोर देन 1 ईयर के लिए आपको रेलवे बोर्ड जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली वहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो मिनिस्टर ऑफ रेलवे किया गया है, लेकिन यहाँ पे रेल मिनिस्टर भी है और रेलवे बोर्ड है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए एक देख सकते हैं हम MC 16 को देख सकते हैं, और अगर आरबी नंबर देखें तो ये आएगा 145/2018। ठीक है, तो ये आपको आ सकता है। ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। वैसे हमारा जो आंसर अभी होगा वो हमारा ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 को देखते हैं। द सीजीए अपॉइंटमेंट इज एडमिसेबल इन द केस ऑफ सुसाइड बाय द रेलवे बाय ए रेलवे एम्प्लॉय। तो ये एक सही आंसर है और इसको एक नॉर्मल माना गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक समझने जैसा है। उसके अंदर एक जिक्र किया गया था, कोर्ट केस था, मेरे ख्याल से प्रशांत जायसवाल या ऐसा कुछ नाम था, मुझे ध्यान नहीं है। ये इलाहाबाद के कोर्ट का एक जजमेंट था कि सुसाइड कैन बी मे आल्सो बी कंसिडर एज पर द विद द नॉर्मल डेथ था। ठीक है, तो सुसाइड गेट को एक नॉर्मल डेथ की तरह माना जाए, ऐसा उसके अंदर जजमेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 को देख सकते हैं। हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर ए रेलवे एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन ए डिवीजन फॉर डिवीजन कंट्रोल कैडर। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें कि ये डिवीजन कंट्रोल कैडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप केवल अगर विद इन द डिवीजन तक ही अगर आपने पढ़ा हो और उसके अंदर जाएंगे तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट अगर डिवीजन कंट्रोल कैडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वो डीआरएम सर अप्रूव होंगे और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। तो ये एक नोट करने वाली बात है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ए जनरल असिस्टेंट एज पर द HOER इज। तो देखिए जो जनरल असिस्टेंट है वो पहले जो है वो एक प्यून पोस्ट हुआ करता था जिसको जनरल असिस्टेंट बना दिया गया है। ठीक है, चपरासी जिसे बोलते हैं। तो ये एक एसेंशियल इंटरमीडिएट कैटेगरी के लोग हुआ करते थे, अभी भी हैं। और ये दुर्भाग्य है कि भाई अब ग्रुप डी कहा करते थे, अब ऐसा है कि अब रेलवे में कोई ग्रुप डी नहीं है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, ग्रुप सी है। और इसी तरह की चीज़ों के लिए अगर आपको ग्रुप इंश्योरेंस के स्कीम के बारे में अगर पता है तो उसके अंदर वो जिक्र किया गया है कि ग्रुप सी एंड डी के लिए जो वो 30 रुपये कटेंगे और वो 30,000 रुपये तक जाएंगे। ठीक है, उसी तरह ग्रुप बी के लिए 60 रुपये जो 60,000 तक जाएंगे और ग्रुप ए के लिए 120 रुपये जिसका इंश्योरेंस होगा 1,20,000 रुपये। तो वो इम्पोर्टेंट है, उस तरह से आप देखें और अपने कलीग के साथ अच्छा व्यवहार करें, जहाँ भी हैं अच्छे से रहना उचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। द चेयरमैन ऑफ प्रेम मीटिंग इन एट रेलवे बोर्ड इज लेबल इज। द चेयरमैन ऑफ ए प्रेम मीटिंग एट रेलवे बोर्ड लेबल इज। तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड होगा, इसमें किसी तरह की कोई संभावना या गलत होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन का आंसर CRB इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 56 को भी सॉल्व कर सकते हैं। हाउ एन इशू इज रिजॉल्व विच कुड नॉट बी रिजॉल्व इन ए PNM मीटिंग एट रेलवे बोर्ड लेवल। तो उसके लिए एडहोक जो ट्रिब्यूनल होता है, तदस्थ न्यायालय जो होते हैं, उसमें हम अपने इश्यूज को ले जाके रिजॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को भी देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम 56 से स्टार्ट करेंगे। द रिटायरमेंट एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि कैट इज। तो ये 62 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, 58 भी है। द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज फुली इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो फुली इम्प्लीमेंटेड जो हुए थे वो 12 अक्टूबर 2005 को किए गए थे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं 59 को भी। अंडर विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट मैटर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। ओके, तो डिस्क्लोजर यहाँ ऑप्शन आप यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 8 और 9 जो है ना, सेक्शन 8 एंड 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 है अभी उसको हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी के लिए कोई छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। ठीक है, तो ये दोनों डिस्क्लोजर को एग्जम्पशन है उनके अंदर कि हम अपना जवाब देना चाहें या नहीं देना चाहें। ठीक है, तो चलिए विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आपने सेफ तरीके से दीपावली मना लिया है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से इस मैसेज को एक्सेप्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।